नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। ऋषिकेश पुलिस ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख से फर्जीवाड़ा करने का दूसरा मामला पकड़ा है। चारधाम यात्रा के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा लगातार हो रहा है और जिससे श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ऋषिकेश में हो रही ट्रैकिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन के फर्जीवाड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। 2 दिन में 2 मामले फर्जी रजिस्ट्रेशन के सामने आए, जिसमें से एक फर्जीवाड़े पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि दूसरे में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। केदार बाबा के दर्शन करने आए थे और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि दर्शन के बीच में हमें यहाँ आना पड़ रहा है। जो चीज कहीं प्रिपेयर होकर नहीं आए। कुछ लोग आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं और इसके लिए ना उनको बहुत टफ पनिशमेंट मिलना चाहिए। आपने केवल उनसे रजिस्ट्रेशन करवाई थी या ट्रेवल का पूरा ट्रैवल उन्होंने शुरू करने से पहले जैसे ही हमें गाड़ी में बिठाया, हम सभी से उन्होंने बाकी की जो रकम है, बाकी का अमाउंट है, उसी वक्त देन एंड देयर उन्होंने पेमेंट तो ड्राइवर भी आपके साथ है उनका? हाँ, ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्त में है। सड़क पर रैश ड्राइविंग, बाइक से स्टंट और ट्रिपल राइडिंग और उपद्रव करने वालों पर दून पुलिस ने नकेल कस रही है। और साथ ही इसी कड़ी में देहरादून में रायपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 24 वाहनों को जब्त किया गया। 36 वाहनों का चालान कर कुल 20,000 रुपए चालान वसूला गया। और इस बात को लेकर सीईओ अभिनय चौधरी ने बताया कि पिछले महीने 500 से अधिक चालान किए गए। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान है, तो कोई भी व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को न दे। जैसे कि देहरादून में लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, इनको देखते हुए जो मुख्य कारण है उनके रैश ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव, हेलमेट ना पहनना, तो सबसे अपील भी है कि पब्लिक इन सारी चीजों का ध्यान रखे और अपने नाबालिग बच्चों को वाहन ना दे। उसी क्रम में रायपुर पुलिस द्वारा भी शाहजहारा रोड और मालदेवता पे लगातार चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें कल भी जो है 24 वाहन सीज किए गए और विगत माह में भी 500 से अधिक चालान किए गए हैं। अलर्ट मोड पर पुलिस 24 वाहनों को जब्त किया गया। तस्वीरें देहरादून की है, सीईओ अभिनय चौधरी ने जानकारी दी। और साथ ही अलर्ट मोड पर देहरादून पुलिस नजर आ रही है और 24 वाहनों को जब्त किया गया। अलर्ट मोड पर देहरादून पुलिस, तस्वीरें देहरादून की है, जहां पर सीईओ ने जानकारी दी। 24 वाहनों को जब्त कर लिया गया। अभिनय चौधरी ने जानकारी दी। बीते कुछ हफ्तों में बारिश के चलते वनाग्नि की घटनाएं कम थी और साथ ही अब तापमान बढ़ने से फिर प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं होने लगी हैं। वहीं चारधाम यात्रा रूट पर भी वन क्षेत्र पर पड़ते हैं और साथ ही ऐसे में वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस बात को लेकर उत्तराखंड वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि हमारे 41 मोबाइल क्रूज स्टेशन यात्रा रूट पर लगे हैं, जो हर 20 किलोमीटर की दूरी पर तैनात हैं, जिसे देखते हुए हम किसी भी वनाग्नि की घटना को रोकने में पूरी तरह से सक्षम हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि वनाग्नि की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरी मुस्तैदी के साथ हमारी वन टीमें तैनात हैं। ये पहली चीज तो ये है कि भले ही बीच में थोड़ी बारिश भी हो गई और अग्नि दुर्घटनाएं बहुत न्यून हो गई हैं, लेकिन फिर भी हमारी सारी टीम पहले की तरह पूरी तरह सजग है। और चारधाम के मद्देनजर हमने एक और जो एडिशनल काम किया, वो हमने मोबाइल क्रूज स्टेशंस
41 स्टैब्लिश किए हैं अपने चारधाम रूट्स पे, क्योंकि वहाँ लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंटल फायर होने के चांसेस बढ़े हैं। तो हमने कहा क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे लोग बहुत आवाजाही हो रही है, तो आग की घटनाएं जो भी होती हैं उसको हम तुरंत के तुरंत डाउस करें। तो इसके लिए हर 20 किलोमीटर पे हमने एक मोबाइल क्रू यूनिट इस्टेब्लिश की है, और ये एक एडिशनैलिटी है। वनों में लग रही आग पर इन दिनों थोड़ा विराम लगा, जिससे विभाग समेत आम जनमानस ने राहत भरी सांस ली। जंगलों में लगी आग के चलते वन संपदा को काफी नुकसान भी हुआ और वहीं वन्य जीवों पर भी जान का खतरा पैदा हो गया था। और इस बीच तराई पूर्वी वन विभाग के डीएफओ हिमांशु बागरी का कहना है कि पिछले 20 दिनों से डिवीजन में वनाग्नि को लेकर ऐसी कोई भी बड़ी घटना सामने नहीं आई है और जंगलों में आग लगने के आरोप पर अब तक 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वर्ष आपकी सर्दी के बाद से बरसात बिल्कुल भी नहीं हुई थी, जिस कारण से संपूर्ण जो हमारा प्रभाग है वो उसमें बारिश ना होने के कारण से मौसम जमीन और जो फ्यूल लोड है बहुत ही शुष्क बना हुआ था। तो जिस कारण से कुछ वनाग्नि की घटनाएं हुई थी इस बीच में, पर उसमें हमने बृहद स्तर पे अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया लोगों के साथ, जिसमें से लगभग 200 से अधिक गोष्ठियां कराई गई, 1000-1500 से ज्यादा लोगों के साथ वार्ता की गई। इसके अतिरिक्त एनफोर्समेंट का काम किया गया, जिसमें 7 व्यक्तियों के अगेंस्ट मुकदमा भी दर्ज किया गया जिनके द्वारा आग लगाने का प्रयास किए जा रहे थे, और 150 हमने फायर वॉचर नियोजित किए थे जिनके द्वारा वनाग्नि जहां भी लगी उसको बुझाने का काम किया जा रहा था। वनाग्नि पर ब्रेक लगा, हल्द्वानी की तस्वीरें हैं। अब तक 7 पर मुकदमा दर्ज किया गया। डीएफओ हिमांशु बागरी ने ये जानकारी दी और साथ ही वन संपदा को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं फिलहाल वनाग्नि पर ब्रेक लगा, जिसको लेकर वन विभाग और साथ ही ग्रामीण लोगों ने राहत की सांस ली और तस्वीरें हल्द्वानी की हैं। अब तक 7 पर मुकदमा दर्ज किया गया। डीएफओ हिमांशु बागरी ने ये जानकारी दी। वनाग्नि पर ब्रेक लगा, तस्वीरें हल्द्वानी की हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be. दीदी, वोट किसे? भरोसे को। मतलब? देखो यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है, जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे, वो भरोसा है। ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन, हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा, ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी पर नगर निगम अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि पिछले साल हुए डेंगू चिकनगुनिया के मामलों को देखकर एडवाइजरी जारी होने से पहले मार्च महीने से ही हमने अपनी कार्य योजना बना ली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम माइक्रो प्लान के तहत हम जगह जगह लावर्साइडल का छिड़काव करते रहे हैं और साथ ही प्रथम चरण में हम उन जगहों को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर पिछले साल डेंगू चिकनगुनिया के ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे।
ये उससे पूर्व ही हम लोगों के द्वारा जो है एहतियातन जो है गत वर्ष की जो सिचुएशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने मार्च के महीने में ही अपनी कार्य योजना बना ली थी, जिसके तहत जो है हम लोग माइक्रो प्लानिंग के तहत हम लोगों के द्वारा जो है पहले से ही और अब आगे भी हम लोग जो है एक तो लार्विसाइडल का जो है चिन्हीकरण करके जगह जगह पे छिड़काव करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो है फॉगिंग का भी कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। और प्रथम चरण में हम लोग उन क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिन क्षेत्रों में गत वर्ष जो है केसेस का जो है ज़्यादा जो है कुमाऊं के लाइफलाइन के रूप में पहचाने जाने वाले केमू बस सर्विस यानी कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन द्वारा यात्रियों के लिए ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई और संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि यात्रियों की शिकायत के बाद KMOU ने निर्देशित किया था और साथ ही अपने बसों में ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू करें और जिसके लिए उन्होंने 3 महीने का समय भी दिया गया और साथ अब यात्रियों की सुविधा को देखकर ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। हालांकि इसे पूरी तरह से लागू करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। RTO संदीप सैनी ने बताया कि बेहतर परिवहन व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा हितों की दृष्टि के चलते ये निर्णय लिया गया। बैठक हुई थी हमारी, उसमें निर्देश जारी किए गए थे RTA द्वारा कि बैठक के 3 महीने उपरांत जितनी भी स्टेज कैरेज की बसेज हैं उनको ई टिकट के माध्यम से जो है टिकटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं जो टिकट्स हैं बस में वो मैनुअल टिकट जारी नहीं किए जाते हैं। तो इसमें केमू द्वारा पहल करते हुए एक मशीन अब उनके द्वारा परचेज की गई है और एक बस में उनके द्वारा ई टिकटिंग के माध्यम से टिकट चालू की गई है और उनके द्वारा थोड़ा सा टाइम मांगा जा रहा है, क्योंकि जनरली जो ड्राइवर्स हैं और कंडक्टर्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करें और उस मशीन की कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उनके द्वारा टाइम के लिए कहा गया हमें थोड़ा और टाइम दे दिया जाए। तो हम RTA में अभी इनका प्रस्ताव और रिक्वेस्ट के लिए रखेंगे कि इनको और समय दे दिया जाए। जनपद पौड़ी के श्रीनगर में लोगों को गुलदार का डर सता रहा है। लोग अब लोगों को अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा डरे हुए हैं और साथ ही आपको बता दें ताजा मामला, गुलदार ने एक और बच्चे पर हमला कर दिया और जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अभी तक इन सब घटनाओं को वन मंत्री और प्रशासन ने कोई भी सुध नहीं ली। खबर टनकपुर से है, जहां मां पूर्णागिरी मेले में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। अचानक उमड़ी भीड़ के कारण मेला मार्ग पर चलने वाले टैक्सी वाहन भी कम पड़ गए। अनुमानित तौर पर बताया जा रहा है कि लगभग 20,000 श्रद्धालुओं की भीड़ टनकपुर में उमड़ी और बता दें कि मां पूर्णागिरी धाम में कुल 35 बसें और 150 मैक्सी वाहन संचालित है और इस दौरान श्रद्धालुओं के सुरक्षा को लेकर साथ ही दृष्टिगत पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। गिरी के दर्शन करें, फिर से सकुशल वो अच्छी यादों के साथ जो है टनकपुर के और यहाँ के प्रशासन के साथ जाएं। और अगर ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलेंगी तो जैसे कहीं ना कहीं जो अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उनको यहाँ के प्रशासन के लिए यहाँ की जो व्यवस्था है उसके लिए बड़ा खिन्न हो जाएगा मन में, जो कि अभी तक नहीं रहा है। अभी तक प्रशासन का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और होना चाहिए और आगे चल के मतलब इन ड्राइवरों के साथ में, यात्रियों के साथ में कोई असुविधा ना हो और माता जी के दर्शन का सभी लोग कृपा पात्र बने।
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से राज्य की वन संपदा को खासा नुकसान हो रहा है। अगर बात गढ़वाल की करें तो गढ़वाल के कई जगह के वनों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। कांग्रेस इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि वन मंत्री का तो अता पता ही नहीं कि वो प्रदेश में हैं या कहीं सैर सपाटे पर निकले हैं। और साथ ही मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आग से उत्तराखंड के जंगलों को खासा नुकसान हो रहा है। सरकार को वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम करने चाहिए। हर काम में इस प्रदेश में एक ही व्यक्ति दिख रहा है, वो मुख्यमंत्री। एक दूसरे की खींचतान, एक दूसरे को नीचा दिखाना, उससे राज्य का चाहे करोड़ों का अरबों का नुकसान हो जाए। जैविक वन संपदा का कितना बड़ा नुकसान आपके यहाँ हुआ है। जैविक विविधता समाप्त हुई है, पशु पक्षियों का नुकसान हुआ है, छोटे वृक्षों का नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए की वन संपदा खाक हुई है, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज फिर इस प्रदेश के जंगल धधक रहे हैं, सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। फॉरेस्ट महकमा सोया हुआ है। फॉरेस्ट के अधिकारियों पर जब तक मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करेंगे, सस्पेंशन नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कोई व्यक्ति काम करने वाला नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए। तो वहीं काशीपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए एक ब्लू गेम का आयोजन किया, जहां कई दर्जन कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर भारत रत्न राजीव गांधी को याद कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ऐसा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी का निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। उसी के तहत महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा, यूथ कांग्रेस द्वारा और सभी फ्रंटल कांग्रेस के द्वारा एनडी तिवारी, एससी गुड़िया, नवचेतना कांग्रेस भवन में यहाँ आज हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। इनके उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज यहाँ केवीआर हॉस्पिटल के द्वारा हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता जो रक्तदान करने के लिए सहमत हैं, वो अपना यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ओ भाई, गाड़ी तो मत चल रही है। अब एकदम मोदी जी के काम के जैसी ना। एक्सीलेटर देते हैं तो द्वारका केएमपी एक्सप्रेस वे बन गए, और टॉप गियर लगाते हैं तो नई मेट्रो पहुंच गई। रेलवे लाइनों, सड़कों का जाल बिछ गया हरियाणा में। भाई, ऐसी स्पीड चाहिए तो मोदी फिर चाहिए। सिर्फ तारीफ नहीं, वोट भी करना। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमेश्वर में बीते दिनों बादल फटने से कोसी बैराज में सिल्ट और गाद आने से नगर में पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे अल्मोड़ा नगर में पिछले कुछ दिनों से नगर की जनता को गंदा पानी मिल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कोसी बैराज का औचक निरीक्षण किया। विधायक ने सिंचाई विभाग के अफसरों से दिक्कतों के बारे में जानकारी ली और साथ ही भविष्य में बैराज में जमा होने वाली गाद की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, इसको लेकर अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
उनको जो पानी लिफ्ट किया गया तो उसमें कुछ राख या जो भी शरीर वो कुछ सफाई का इशू था। मेरे ख्याल जहाँ तक मेरी जानकारी जल संस्थान ने अपने टैंक सफाई करा लिए और अभी जो यहाँ पे जो पानी है ये तो एजीटीजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल मोटा कचरा ही निकाल सकते हैं। सिल्ट वगैरह को यहाँ पे डिसिल्टिंग या सेडिमेंटेशन करने के लिए हमारे पास कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो वो तो अपने टैंक में ही उसको रख के और उसको क्लोरिनेशन वगैरह जो भी दवाई डालते हैं उसको करते हैं। तो ये जो पानी आ रहा है इसके बारे में जल संस्थान ही ज़्यादा आपको बता सकते हैं। नैनीताल जिले के लालकुआं स्थित डिपो नंबर 5 और 4 में आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में 6 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी का मामला सामने आया। ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद मुख्यालय ने एसआईटी जांच की स्वीकृति दे दी है और साथ ही बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक वन विकास निगम ने लालकुआं स्थित वन विकास निगम के डिपो नंबर 4 के लेखाकार पद पर तैनात 2 लोगों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक बाल विकास निगम महेश चंद्र आर्य ने बताया कि अगस्त 2023 में लालकुआं स्थित डिपो संख्या 5 में नीलामी लकड़ी बिक्री में ठेकेदार और कर्मचारियों की मिलीभगत से करीब 9 लाख के वित्तीय घपले का प्रकरण सामने आया था। जांच में प्रथम दृश्य नीलामी की निर्धारित कीमत से कम रकम का बिल बनाकर सरकारी धन का घोटाला किया गया है। जी विगत माहों में लालकुआं डिपो संख्या 5 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनकी जांच कराई गई तो एक ही नीलाम में करीब 8,45,000 रुपए के आसपास वित्तीय अनियमितता पाई गई थी। उसको देखते हुए मेरे द्वारा तुरंत अपने मुख्यालय को सूचित किया गया और विशेष ऑडिट के लिए लालकुआं डिपो संख्या 5 और उसी के साथ लगा हुआ लालकुआं डिपो संख्या 4 इन दोनों के विशेष ऑडिट के लिए मेरे द्वारा लिखा गया। विशेष ऑडिट अब संपन्न हो चुका है। वित्तीय अनियमितताएं भारी मात्रा में है। लालकुआं डिपो संख्या 5 का राज्य सरकार द्वारा एसआईटी भी गठित कर दी गई है। लालकुआं डिपो संख्या 4 में वित्तीय अनियमितताएं जो ऑडिट आपत्ति है उसका संबंधित कर्मचारी को उसका जवाब देने हेतु कहा गया था, लेकिन अत्यंत विलंब होने के कारण उनको निलंबित किया गया है और उनको आरोपित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। चारधाम यात्रा में चलाए जा रहे कमर्शियल वाहनों के लिए अनिवार्य किए गए ग्रीन कार्ड ने इस बार बीते वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते वर्ष की तुलना में जहां पूरी यात्रा सीजन के दौरान 25,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बनाए गए थे, वहीं इस यात्रा सीजन के मात्र 15 दिन में ही 23,000 ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि बीते वर्ष 25,000 से अधिक ग्रीन कार्ड से 1 करोड़ 29 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया था और साथ ही उन्होंने कहा कि इस यात्रा सीजन के शुरुआती 15 दिनों में ही 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड से 1 करोड़ 22 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया, जो बीते वर्ष करीब पूरे यात्रा सीजन के करीब का आंकड़ा है। चारधाम यात्रा 2024 में अब तक 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और इन ग्रीन कार्ड के माध्यम से 1 करोड़ 22 लाख से अधिक का रेवेन्यू आ चुका है। अगर इसके संबंध में एक आइडिया लेना है तो पिछले साल पूरी यात्रा में 25,588 ग्रीन कार्ड बने थे, जिससे 1 करोड़ 29 लाख मिला था। अभी 15 दिन के अंदर ही हमारे ग्रीन कार्ड का जो 23,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और लगभग भी रेवेन्यू भी जो पिछले पूरे सीजन का है उसके नजदीक 1 करोड़ 22 लाख रुपए पहुंच चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।